तो आज हम एनवीडिया के नए GB300 AI सिस्टम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और खासतौर पे इसकी तुलना पिछले सिस्टम्स जैसे GB200 और वो हॉपर H100 से करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उससे इसकी परफॉर्मेंस, आर्किटेक्चर इन सब पर रोशनी पड़ती है। तो मकसद यही है कि इसमें से खास बातें निकालें और समझें कि ये GB300 AI कंप्यूटिंग में क्या बड़े बदलाव ला रहा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस। GB300 वाकई में एक बड़ी छलांग है। हाँ, सुनने में आया है कि ये पिछले GB200 NVL72 सिस्टम से करीब 1.5 गुना 1.5 गुना ज्यादा AI कंप्यूट देता है। 1.5 गुना तो है ही, लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है यूजर रिस्पॉन्सिवनेस। हॉपर H100 की तुलना में 10 गुना बढ़ोतरी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब AI चैटबॉट से सवाल पूछो और जवाब लगभग तुरंत मिले, वो वाली बात है। बिल्कुल। और अगर हॉपर से ही तुलना करें तो प्रति मेगावाट थ्रूपुट में भी 5 गुना सुधार है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि AI फैक्ट्री का जो कुल आउटपुट है, खासकर रीजनिंग मॉडल इन्फ्रेंस के लिए, वो 50 गुना बढ़ सकता है। 50 गुना? हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ वो एनर्जी एफिशिएंसी पर भी कितना ध्यान दिया गया है। सही कहा। और ये सिर्फ कंप्यूट तक ही नहीं रुका है ना? मेमोरी का क्या? हाँ, मेमोरी में भी बड़ा अपग्रेड है। GB300 के जो ब्लैकवेल अल्ट्रा GPUs हैं, उनमें 288 GB HBM3E मेमोरी है। 288 GB? ये GB200 की 192 GB HBM2E से तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये HBM3E मतलब ये खास तरह की सुपर फास्ट मेमोरी है जो AI चिप्स के लिए ही बनी है। ज्यादा मेमोरी मतलब बड़े AI मॉडल आसानी से चलेंगे, डेटा तेजी से प्रोसेस होगा। समझ गई। और नेटवर्किंग, उसमें भी कुछ बदलाव है? हाँ, नेटवर्किंग भी डबल कर दी गई है। इसमें कनेक्ट-X 8 सुपरनिक्स और वो 1.6 टेराबिट प्रति सेकंड तक के ऑप्टिकल मॉड्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 1.6 TBps? हाँ, और कंप्यूट क्षमता भी FP4 फॉर्मेट में देखें तो 1.1 एक्साफ्लॉप्स तक पहुंच गई हैं। एक्सफ्लॉप्स मतलब खरबों कैलकुलेशंस प्रति सेकंड। GB200 में कितनी थी? उसमें करीब 0.7 एक्सफ्लॉप्स थी। तो ये भी एक बड़ा जंप है। पर हाँ, एक चीज और है, GPU की पावर कंजम्पशन भी बढ़ी है। अब लगभग 1400 वॉट हो गई है। 1400 वॉट? हाँ। अच्छा, तो ये सब आंकड़े तो ठीक है, पर असल में जैसे इन्फ्रेंस और रीजनिंग में इसका क्या मतलब है? ये सुधार कैसे मदद करेंगे? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि GB300 को ट्रेनिंग और बड़े पैमाने पर इन्फ्रेंस दोनों के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अच्छा। तो ये जो ज्यादा मेमोरी और कंप्यूट पावर है, इससे रियल टाइम एप्लीकेशंस और वो बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट लिंक वाली चीजें मुमकिन होंगी। रियल टाइम मतलब जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं और AI साथ साथ जवाब दे रहा है बिना किसी देरी के। और बताया गया है कि ये प्रति सेकंड 1000 टोकन तक प्रोसेस कर सकता है। 1000 टोकन? ये तो H100 से 10 गुना ज्यादा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये तो जैसे डायल अप इंटरनेट से सीधे फाइबर ऑप्टिक पर आ गए। इंतजार लगभग खत्म। हाँ, इससे तो बड़े भाषा मॉडलों LLMs के जवाब देने का टाइम बहुत कम हो जाना चाहिए। सही बात है। और एक और दिलचस्प चीज है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। अच्छा, वो क्या है? GB300 पूरी तरह से लिक्विड कूल्ड है और रैक स्केल डिजाइन में आता है। लिक्विड कूल्ड मतलब पानी से ठंडा होगा? हाँ, एक तरह से। ये सिर्फ चिप्स को ठंडा रखने के लिए नहीं है, बल्कि इससे डेटा सेंटरों में ज्यादा सिस्टम्स पास लगाए जा सकते हैं। मतलब डेंसिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके। और इसमें एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं, जैसे बैटरी बैकअप यूनिट्स BBU और सुपर कैपेसिटर। इनका क्या काम है? ये बिजली में उतार चढ़ाव होने पर भी सिस्टम को चलाते रहते हैं, बंद नहीं होने देते। तो बड़े डेटा सेंटरों के लिए ये बहुत जरूरी है, रिलायबिलिटी के लिए। हाँ, ये तो जरूरी है। और इसका डिजाइन मॉड्यूलर भी है शायद? हाँ बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात नहीं, इसे प्रैक्टिकल और भरोसेमंद बनाने की भी कोशिश है। लेकिन वो जो आपने कहा 1400 वॉट प्रति GPU, ये तो बहुत ज्यादा पावर है। क्या ये डेटा सेंटरों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, भले ही लिक्विड कूलिंग हो? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। इतनी ज्यादा पावर और उसे मैनेज करना, ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज तो है ही। तो क्या ये इसे अपनाने में रुकावट बन सकता है? एनवीडिया ने लिक्विड कूलिंग और पावर मैनेजमेंट से इसे हल करने की कोशिश तो की है, पर हाँ, ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस की हदें बढ़ाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। सही बात है।
और इसी से जुड़ी एक और बात है जो हमारे एक स्रोत ने बताई है कि शुरुआती मार्केट रिस्पॉन्स शायद थोड़ा मिला जुला हो। अच्छा, क्यों? ऐसा लगता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कीमत और साथ में जो मौजूदा सिस्टम्स हैं वो भी काफी मैच्योर हो चुके हैं, तो शायद इसे अपनाने की रफ्तार शुरू में उतनी तेज ना हो जितनी उम्मीद की जा रही है। ये हो सकता है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड तो सेट कर ही रहा है। तो कुल मिलाकर GB300 पिछले सिस्टम्स खासकर GB200 और हॉपर के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। 1.5 गुना ज्यादा एआई परफॉर्मेंस GB200 से, 10 गुना यूजर रिस्पॉन्सिवनेस हॉपर से, 5 गुना थ्रूपुट प्रति मेगावाट हॉपर से। हाँ, और साथ में मेमोरी, बैंडविड्थ में बड़े सुधार और आर्किटेक्चर में भी बदलाव हैं, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, GB300 बिना शक एआई हार्डवेयर की सीमाओं को बहुत आगे धकेल रहा है। हाँ, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। जिस तूफानी रफ्तार से हार्डवेयर बेहतर हो रहा है, क्या सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और जो असल दुनिया के एप्लीकेशंस हैं, वो उसी रफ्तार से इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे? मतलब क्या एक गैप आ सकता है? हाँ, मतलब क्या हमें कुछ वक्त के लिए हार्डवेयर की क्षमताओं और उनके पूरे इस्तेमाल के बीच एक अंतर देखने को मिलेगा? ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। सोचने वाली बात है।